स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। आज इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का NCERT से सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। जो हेडिंग है हमारा क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पदार्थ के आधार पर विद्युत का उद्भव हुआ? तो आपके पास ऑप्शंस हैं कांच की छड़, ऊनी कपड़ा, एम्बर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो का अगर मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है तो आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है उस आंसर को मेरे साथ ही कमेंट में कमेंट करते चलिए। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए है कांच, बी है ऊनी कपड़ा, सी है एम्बर और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्बर पदार्थ के आधार पर विद्युत का जो हुआ था उद्भव हुआ था। एम्बर जो होता है, एम्बर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि एम्बर जो होता है वो पीले रंग का एक रेजिनी पदार्थ है। तो देखिए एम्बर के बारे में यहाँ पर नोट्स बना दिया हूँ। लगभग 600 ईसा पूर्व में यूनान के एक थेल्स नामक दार्शनिक ने देखा कि जब एम्बर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। मतलब कि घर्षण अगर किया जाए, घर्षण के द्वारा, तो क्या हो गया, उसमें आवेश का उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करने लगा, तो वो आकर्षित करने लगा। तो सबसे पहले जो विद्युत का जो हुआ, वैद्युत का उद्भव, वो किसके आधार पर? तो एम्बर के आधार पर। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखिएगा। कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? तो अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट कीजिए, कमेंट करना होगा। ऑप्शन ए है धन विद्युत आवेश, बी है ऋण विद्युत आवेश, सी है धन एवं ऋण दोनों विद्युत आवेश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका देखिए, आपको एक टर्म्स याद रखना है इसमें। देखिए, जिसका पहले कहेगा उस पर आपको बताना है। जैसे कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर, तो आपको सिल्क पर नहीं बताना है, कांच की छड़ पर बताना है। कांच की छड़ पे प्लस बनेगा या माइनस चार्ज बनेगा, तो ये आपको बताना है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। कांच की छड़ को अगर हम सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो उस पर कैसा आवेश बनता है? धन विद्युत आवेश बनता है, यानी पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो आपको याद रखने हैं। देखिए नोट्स लिख दिया गया है, कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न विद्युत को धनात्मक विद्युत कहते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? तो आपके पास ऑप्शन है, ए धन विद्युत आवेश, बी है ऋण विद्युत आवेश, सी है धन एवं ऋण दोनों विद्युत आवेश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आपके पास ऑप्शंस है, देखिए ऑप्शंस को, बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। पता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करके आंसर बताते जाएंगे तो इससे आपकी क्या होगी, जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करेगी। और लास्ट में आपको वीडियो जब खत्म हो जाए तो उसके लास्ट में आपको रुक कर कमेंट करके बताना है कि आपने इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें से कितना क्वेश्चंस को आपने सही किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण विद्युत आवेश। जो होता है क्या, अगर इबोनाइट छड़ को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उन पर उत्पन्न आवेश जो कैसा आवेश होता है, तो ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, यानी निगेटिव चार्ज होता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन है न्यूटन, फैराड, कूलम या जूल। चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर? जी कूलम। इसका राइट आंसर क्या होगा? कूलम। ऑप्शन सी द राइट आंसर। चार्ज का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम होता है और एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलम होता है। ये भी आपको याद रखने हैं। और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एक कूलम आवेश किसे कहा जाता है। एक कूलम आवेश का जो परिभाषा पूछ दिया जाता है, तो आपको बताना क्या होगा कि किसी तार में एक बिंदु से गुजरने वाले आवेश की प्रति सेकंड की मात्रा जबकि धारा 1 एम्पियर रखी जाए। मतलब क्या कि टाइम जो है वो कितना होना चाहिए? 1 सेकंड होना चाहिए। और जो करंट का जो फ्लो होना चाहिए वो आई क्या होना चाहिए? आई से करंट को डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, धारा को डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को। तो इसको 1 एम्पियर रखना चाहिए। तो अगर दोनों आई
और टी दोनों एक एक हो तो उससे जो आवेश जो उससे जितनी मात्रा आवेश की निकलती है उसे 1 कूलम आवेश कहते हैं। और इसको हम लोग फार्मूला के तौर पर जान सकते हैं किस तरह से, तो देखिए विद्युत धारा आई हो जाएगा तो गुजरने वाला आवेश कितना होना चाहिए, 1 कूलम हो, एक एम्पियर होना चाहिए। और क्यू कूलम में एक धारा होना चाहिए और समय कितना होना चाहिए, टी सेकंड, मतलब 1 सेकंड होना चाहिए। तो क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आई टी, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। तो उसी तौर पर यहाँ पर देखिए क्यू का फॉर्मूला निकाला गया, तो क्यू क्या हो गया, 1 × 1। तो जब हम लोग कूलम और कूलम का 1 कूलम, जो 1 कूलम का डिफिनीशन हुआ, तो मतलब कि 1 कूलम में कितना एम्पियर, तो 1 एम्पियर चार्ज को यहाँ पर दर्शाया गया है, 1 कूलम चार्ज को दर्शाया गया है। तो आपको देखिए याद रखने हैं इस पॉइंट को कि जो है आवेश का जो एसआई मात्रक क्या है, तो कूलम है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश के गुण, जो चार्ज के प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं। तो आवेश जो है एक अदिश राशि है। देखिए आपको जो कुछ टर्म्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछ देता है एसआई मात्रक क्या है, तो बीमा पूछता है, मतलब डायमेंशन भी पूछ देता है, डायमेंशन भी आपको याद रखने होंगे कि क्या इसका डायमेंशन होता है, और प्रॉपर्टी तो याद रखना ही है। तो आवेश एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ऋणात्मक होते हैं और एक धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। आवेश जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, मतलब संरक्षित रहता है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। और जो होता है समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। मतलब क्या कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को अगर, मतलब समान प्रकृति के चार्ज को अगर एक साथ अगर क्या कीजिएगा, अगर आप उसको जो कांटेक्ट में लाइएगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और अगर यही पॉजिटिव और निगेटिव रहे तो क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। ये आपको याद रखने हैं। ये चार्ज का क्या है, तो ये गुण है, ये सब चार्ज के गुण हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सभी क्वेश्चंस को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ कराया जा रहा है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आवेशों के धन तथा ऋण होने का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया। आपके पास ऑप्शंस हैं, थेल्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी है न्यूटन और डी है गिलबर्ट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें फर्स्ट पेज में ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एनसीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और एग्जाम में जो होता है अब एनसीईआरटी के बिटवीन क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बैंक के चक्कर में ना रहे, क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा क्वेश्चन मैच नहीं करता है। जो नया टर्म आया है 2019-2020 का सिलेबस, जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके आधार पर सभी ऑब्जेक्टिव को तैयार किया गया है। तो चलिए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो आवेशों के धन तथा ऋण होने का नामकरण जो वैज्ञानिक थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार कांच को अगर रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न विद्युत को धनात्मक विद्युत कहते हैं। अच्छा स्लो बोल रहे हैं। इबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब क्या कि अगर कांच को अगर सिल्क के साथ, मतलब रेशम के साथ रगड़ते हैं तो उसमें कौन सा, तो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। किस पे, तो कांच पे, रेशम पे नहीं। रेशम पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। यही अगर रेशम पहले आ जाता तो किस में, इसका आंसर क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। ये आपको याद रखने हैं। इबोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ने पर कैसा होगा, तो निगेटिव चार्ज बनेगा। तो ये सब टर्म्स आपको याद रखने हैं, पॉइंट याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के योग के बराबर होता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, 6.25 इंटू 10⁻−18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन और 3.2 इंटू 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं। और देखिए ये सब जो है आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी हेल्प करेगा। और न्यूमेरिकल का तो वीडियो हम लाएंगे ही, प्लस में जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस का है वो सब भी वीडियो आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या होगा इसका राइट आंसर 6 का, चलिए बताइए, समय दिया जा रहा है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6.25 इंटू 10⁻−18 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और आवेश के जो आवेश का जो सेंटीग्राम सेकंड में जो पद्धति में मात्रक जो होता है वो फ्रैंकलिन होता है। और आपके एग्जाम में देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इस सभी टर्म्स को अगर आप एनसीईआरटी बुक को नहीं भी पढ़ते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हैं तो समझिए कि आपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ लिया। जैसे देखिए आप इसके बाद पढ़ने के बाद आप जाकर देखिएगा एनसीईआरटी का जो आपका 4 से 5 पेज फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि आप नहीं पढ़े हुए हैं। तो देखिए
कहा गया कि आवेश का जो पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो सेंटीग्राम सेकंड में। तो फ्रैंकलिन, याद रखिएगा, फ्रैंकलिन जो होता है वो आवेश का यानी चार्ज का सबसे छोटा मात्रक है, और सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। याद रखना है, फैराड जो है वो सबसे बड़ा मात्रक है और सबसे छोटा है फ्रैंकलिन। और एक कूलम में 3 × 10⁹ ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स होता है, ये भी आपको याद रखने हैं। और एक फैराड में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं कि एक फैराड में कितने कूलम होते हैं, तो आपको याद रखने हैं 96500 कूलम यानी कि 96,500 कूलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो अभी आपको देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है, आपके पास ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शंस को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए। और इस चैनल पर जो है वो शॉर्ट लॉन्ग सभी क्वेश्चंस की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, आपके पास ऑप्शंस हैं 9.1 × 10⁻⁻31 kg, 6.4 × 10⁻⁻19 kg, 1.6 × 10⁻⁻19 kg, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये तो आप क्लास 10th में ही पढ़ चुके होंगे ना, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 1 प्रोटॉन का क्या होता है, मास क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चन तो आपको याद नहीं होगा। चलिए बताइए ये, लेकिन ये सब 12th क्लास में भी क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन बैंक को खोलिएगा तो ये सब आते हैं क्वेश्चन। और अब तो पैटर्न थोड़ा बदल गया है क्वेश्चन का, तो देखिए पैटर्न, वो क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा क्वेश्चन को टैली नहीं करता है, वो सभी बिटवीन क्वेश्चन ही होते हैं और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। तो याद रखने हैं आपको, कितना हो जाएगा 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अब आपके लिए क्वेश्चन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो आपको पता है, लेकिन आपको क्या है पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, चलिए कमेंट करके बताइए इसका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो जो, हाँ, इलेक्ट्रॉन की जो खोज किए थे वो कौन थे, जे थॉमसन। याद रखना है आपको, जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो ये सब याद रखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। आपके पास ऑप्शंस हैं जूल पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, मीटर पर कूलम, या कूलम। क्या होगा इसका राइट आंसर 9 का। चलिए जो 9 का राइट आंसर होगा, देखिए आपके एग्जाम में जो है एसआई मात्रक वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बीमा पूछेगा, मतलब क्या कि डायमेंशन पूछ देगा कि इसका डायमेंशन क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये सब आपको एकदम फुल्ली याद रखने हैं, एकदम पक्का याद रखिएगा, नहीं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत दिक्कत है, इसलिए याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इसका जो एसआई मात्रक क्या है, तो जी इसका जो एसआई मात्रक है जूल पर कूलम, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर। यानी कि इसको जूल पर कूलम को हम लोग क्लास 10th में क्या कहते थे, वोल्ट भी पढ़े थे ना, वोल्ट। तो वोल्ट होता है, जूल पर कूलम को क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। और देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है, एक बार पढ़ देते हैं तो थोड़ा कुछ रिवाइज हो जाएगा। विद्युत विभव किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु को विद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि अगर किसी चार्ज को हम लोग अगर अनंत से मतलब इन्फिनिटी से क्या करते हैं, एक क्षेत्र में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं हम लोग लाते हैं, और जितना वर्क करना पड़ता है इधर की ओर वर्क करेंगे ना जितना, तो जूल में, तो वर्क किस में होता है, जूल में, तो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं फैराडे के नियम से, कूलॉम के नियम से, या लाप्लास के नियम से, या गॉस के नियम से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, फोर्स का। यस, फोर्स का क्या फॉर्मूला आप पढ़े हैं, फोर्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे, KQ1 × Q2/r²। तो ये किसका नियम है, कूलॉम का नियम है, बिल्कुल सही, राइट, कूलॉम का नियम है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो कूलॉम के नियम में भी कुछ बात करते हैं। कूलम के नियम को कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं, यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कूलम ने अपने नियम में क्या बताया था कि दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो बल होता है, फोर्स होता है, वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मैंने उन्होंने बताया था कि जो फोर्स होता है वो समानुपाती होता है किसके, तो Q1 × Q2 के, मतलब कि जो चार्ज जितना होता है उसके
गुणनफल के अथी होता है, बराबर होता है। तथा दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, माने कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या बन जाता है, KQ1 इंटू Q2/r²। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कहीं पर कुछ टर्म्स को समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उस कमी को अगले वीडियो से क्या किया जाए, दूर किया जाए। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ऋणावेश का प्रभाव होता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विभव से स्वतंत्र होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आपके पास ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शंस को। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए द राइट आंसर। ऋणावेश का प्रभाव होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो ये सब क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर, हाँ आंसर टिक लगा देंगे, सही बात। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एसआई मात्रक होता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, वोल्ट, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आप पढ़े होंगे, अभी जो ऊपर कूलम्ब्स लॉ के बारे में समझा है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, वो मीडियम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब जैसा माध्यम रहेगा वैसा फोर्स होता है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या होता है, एसआई मात्रक पूछ रहा है आपसे। तो देखिए जो आपको याद रखने हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी इनमें से कोई नहीं, डी द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, याद रखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है। जी ये बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चंस हर ऑब्जेक्टिव में, हर बार, हर सेट में पूछे जाते हैं। तो ये आप समझिए कि VVI में डाल लीजिए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान पूछ रहा है। तो धातु का क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। जो मेटल होता है, जो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी होता है, आपको याद रखने हैं, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है। तो ये दो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वायु और धातु, ये याद रखिएगा, वायु या धातु निर्वात जिसे। तो इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन बी, लगभग 1 के बराबर, लगभग 1 के बराबर, लगभग 1 नहीं होता है, 1.0059 समथिंग होता है। और मैंने यहाँ पर नीचे लिस्ट बना दिया है आपको याद रखने के लिए, मेन इंपॉर्टेंट वही था, बट आप एक बार इसे भी देख लीजिए, एग्जाम में क्या पता है कुछ भी पूछ दे। तो निर्वात में 1 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान, पराविद्युतांक, और वायु का 1.0059 यानी लगभग 1 के बराबर, अभी बताए थे। जल का जो होता है वो 80 होता है, टेफ्लॉन का 2 होता है, कांच का 5 से 10 होता है, और प्लास्टिक का 4.5 होता है, और धातु का क्या होता है, तो धातु का इन्फिनिटी होता है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो 15 का क्या होगा राइट आंसर, ये तो आप आसानी से बता सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन के कारण बहुत से बच्चे कोचिंग भी नहीं गए हैं, कुछ बच्चे तो घर पे पढ़े ही होंगे। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। जी पूछ रहा है कि इसमें से कौन स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आपको 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो कमेंट करके बताना है कि इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए ठीक है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है कि इसमें से कौन से है जो स्केलर क्वांटिटी है, कोई हार्ड नहीं है इसका, फिर आंसर मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा। क्वेश्चन 17, किसी संधारित्र कैपेसिटर की धारिता का मात्रक होता है। संधारित्र मतलब कैपेसिटर की जो धारिता का मात्रक पूछ रहा है। तो जो कैपेसिटर का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। क्या याद रखने हैं, फैराड, या आप कूलम पर वोल्ट भी कह सकते हैं, यानी कूलम पर वोल्ट भी कह सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कैपेसिटर का, कैपेसिटर जो होते हैं वो जोड़ने का 2 प्रकार होता है, एक सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और एक समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अगले वीडियो में जो होगा हम लोग कैपेसिटर वाले टर्म पर भी पहुंच जाएंगे, और उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग सभी तरह के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो जो स्टैटिक जो होता है, ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब स्थिरीय विद्युतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो ये जो होता है वो क्या होता है, तो ये कंजर्वेटिव होता है, मतलब कि संरक्षी होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? आपके पास ऑप्शंस हैं ऊर्जा का, विभव का, वेग का या कोणीय वेग का। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट फास्ट। बहुत इजी क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शायद 2020 में ये क्वेश्चंस को एग्जाम में बोर्ड में पूछा गया है, तो आप समझ लीजिए एग्जाम के लिए क्या है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले ही बोला हूँ कि अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो बस बिटवीन क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन हाँ आपको एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करना ही होगा। एक अदर कोई भी बुक का जो बिटवीन का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर करने ही होंगे, तो याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। ऊर्जा का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का मान होता है। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या पूछा, तो यहाँ पर पूछा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। अब पूछ रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये मैंने खुद से क्या किया, सेलेक्ट किया इस क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, -19 जूल। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो सकें, इस चैनल से जुड़ सकें और उनको भी इस वीडियो का क्या हो सके, फ़ायदा मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओह आंसर आ रहा है, रुकिए रुकिए। हाँ चलिए, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये तो एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन क्या होता है, बहुत बार पूछे गए। आप क्वेश्चन बैंक को खोल कर देखो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है नहीं काटती है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। क्यों? देखिए कंसेप्ट, 2 विद्युत क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि एक दूसरे को काटे तो कटान बिंदु पर दोनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा 2 परिणामी विद्युत क्षेत्रों को व्यक्त करती है, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है। मतलब समझिए, अगर विद्युत क्षेत्र अगर काटे तो एक सर्कल पर आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? आप एक सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र बनता है तो सर्कल के जैसा ना, नहीं पर है। हाँ तो एक सर्कल में हम लोग 2 टेंजेंट को क्या कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं। तो एक दूसरे को काट रहा है नहीं ना, तो यानी नहीं काटता है, यानी नहीं काटती है, राइट आंसर है हमारा। ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और शायद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर खुद कमेंट करना होगा। आंसर मैं बताऊंगा। चलिए, कूलम बल है, आपके पास ऑप्शंस हैं केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कूलम का जो बल है वो दोनों है, क्या है, केंद्रिक सेंट्रल फोर्स भी है और विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए और बी दोनों। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये फ्रेंड्स ये वीडियो जो है समझ में आई हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ कीजिए, क्योंकि और आपको एक कमेंट करके भी बताना है। आपसे मैंने 16 नंबर क्वेश्चंस का जो आंसर आपके ऊपर छोड़ा है, तो आपको कमेंट करके बताना है। और जिस बच्चे का सबसे ज़्यादा सही है आपको बताना है कि आउट ऑफ 22 में से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया, और जिसका सबसे ज़्यादा सही रहेगा उनका जो है वो अगले वीडियो में उनका नाम क्या किया जाएगा, तो उनका नाम अनाउंस किया जाएगा कि किन्होंने सबसे ज़्यादा 22 में से कितना सही किया। तो चलिए बताइए, आप लोगों ने 22 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो ये वीडियो खत्म होने वाली है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने कितना सही किया। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन से चैप्टर का अगला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाए जो आपका है, तो बताना ना भूलिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।